नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं, जिससे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम विद्यार्थियों का कर पाएंगे। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि आप सभी को विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दी। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो सबके लिए आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, सामर्थ्य और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की ग्लोबल महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह कैसे संभव है? यह जब भी संभव है जब हम सभी मिलकर जो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिकमेंडेशंस दी हुई हैं उनको जमीनी लेवल पर क्लासरूम में लागू करें। साथियों, यह डॉक्यूमेंट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से इसे डाउनलोड करके अगर इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें हमारे देश की शिक्षा किस दशा और दिशा में होगी, कैसे हम क्लासरूम में अपने करिकुलम को ट्रांजेक्ट करेंगे, उसके बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी हो और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार हों और जो आज के समय 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो उनमें हम इनकलकेट कर पाएं, ताकि जब वह शिक्षार्थी के रूप में लर्निंग उनके अंदर हो। ये जो शिक्षा नीति का विजन है मैं पहले बता चुका हूं। हमको इस प्रकार से विद्यार्थियों को तैयार करना है कि वे एक वैश्विक नागरिक बन सकें। शिक्षा नीति के जो पिलर हैं, एक है पहुंच, एक्सेस, समता, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी और वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। इन पिलरों पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित है। इसके जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता, लिटरेसी और संख्या ज्ञान, न्यूमरेसी जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो। कहते हैं ना हम, सब्जेक्ट की जो बाउंड्री न हो, बियॉन्ड क्लासरूम बाउंड्री की बात की गई है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक, दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास हो, तभी हम होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने विद्यार्थियों का कर पाएंगे। रचनात्मकता और तार्किक सोच, क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए
इस शिक्षा नीति में विशेष बल दिया है। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करना है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन पर भी बल है। कुल मिलाके हमें विद्यार्थियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, समग्र विकास करना है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही 10+2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया है। ई लर्निंग पर बल दिया गया है, किताबों पर निर्भरता कम हो सके। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए ढांचे को 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें जो स्टेजेस स्कूली एजुकेशन की शामिल हैं वो इस प्रकार हैं: मूलभूत स्टेज, प्रारंभिक स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। मूलभूत स्टेज मतलब फंडामेंटल, प्रारंभिक स्टेज मींस प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज और है सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्टेज को कहा गया है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल बच्चा प्री स्कूलिंग में आंगनवाड़ी के माध्यम से, प्री स्कूल और बाल बाटिका के माध्यम से या प्री स्कूल के माध्यम से रहेगा और फिर वो क्लास 1 और 2 में जाएगा। उस समय उसकी जो उम्र होगी वो 6 से 8 वर्ष होगी। फिर प्रारंभिक स्टेज में क्लास 3 से 5 तक बच्चा 3 साल रहेगा इन क्लास में और उम्र उसकी होगी 8 से 11 वर्ष। मिडिल स्टेज में विद्यार्थी क्लास 6 से क्लास 8वीं तक 3 साल रहेगा और उम्र होगी 11 से 14 वर्ष। और माध्यमिक स्टेज, सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से 12 तक और उम्र रहेगी 14 साल से 18 साल तक। इसीलिए इसको 5+3+3+4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। मूलभूत स्टेज जिसे फंडामेंटल स्टेज कह रहे हैं में 5 साल के लचीले, बहुस्तरीय, नाटक, गतिविधि आधारित सीखने और ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र शामिल होंगे। प्रारंभिक स्टेज जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज के प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगिकल और करिकुलर स्टाइल पर 3 साल की एजुकेशन और कुछ लाइट टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ अधिक औपचारिक लेकिन इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग के पहलुओं को समाहित करने की भी शुरुआत होगी। पढ़ना, लिखना, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित सहित सभी विषयों पर एक ठोस ग्राउंडवर्क किया जाएगा। मिडिल स्टेज में 3 साल की शिक्षा शामिल होगी। प्रारंभिक चरण में शैक्षणिक और पाठ्यक्रम शैली पर निर्माण करना, लेकिन प्रत्येक विषय में अधिक अमूर्त अवधारणाओं के सीखने और चर्चा के लिए विषय शिक्षकों की शुरुआत के साथ कि विद्यार्थी इस स्तर पर विज्ञान के लिए तैयार होंगे, गणित के लिए, कला के लिए, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के लिए। प्रत्येक विषय के अंतर्गत प्रायोगिक शिक्षा और विभिन्न विषयों के बीच अंतर संबंध की खोज, अधिक विशिष्ट विषयों और विषय शिक्षकों की शुरुआत के बावजूद प्रोत्साहित और बल दिया जाएगा। माध्यमिक स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो मध्य चरण के विषय उन्मुख शैक्षणिक और पाठ्यक्रम शैली पर निर्माण करते हैं, लेकिन अधिक गहराई के साथ, अधिक महत्वपूर्ण सोच के साथ, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और अधिक लचीलापन और विद्यार्थियों का विषयों
को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों की ऑटोनॉमी होगी कि उन्हें कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, यह उन पर आधारित होगा। वो सेलेक्ट करेंगे अपने विषय। ये संभव होगा सेकेंडरी स्टेज में। विशेष रूप से विद्यार्थियों को ग्रेड 10 के बाद बाहर निकलने का विकल्प मिलता रहेगा और अगले चरण में फिर से प्रवेश करने के लिए ग्रेड 11 और 12, ग्रेड 11 और 12 का मतलब यहाँ क्लास 11 और 12 से है, में उपलब्ध कोई भी अन्य पाठ्यक्रम यदि विद्यार्थी चाहे तो एक और विशेषीकृत स्कूल में उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के लर्नर के समग्र विकास के लिए हमें क्या करना है, या इस पॉलिसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बात कही गई है उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है कि पाठ्यक्रम सामग्री कोर आवश्यक होने के लिए हमें स्पेस देना होगा, हमें जगह बनानी होगी। सामग्री कोर सामग्री उतनी ही रखनी है जो परम आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों को अपनी क्रिटिकल सोच विकसित करने के लिए, समस्या आधारित समाधान प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण अधिगम इस प्रकार का रखें कि जिसमें परस्पर संवादात्मक, रोचक और रचनात्मक, सहयोगात्मक, अनुसंधान मूलक, अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए स्पेस हो। समग्र खोज आधारित शिक्षण और सीखने पर बल दिया जाए। चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण और सिखाने पर बल दिया जाए। कुल मिलाकर क्यों बल दिया जाए? क्योंकि हमें विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। आवश्यक अधिगम सीखने और क्रिटिकल गहन सोच को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सामग्री को कम करना है। वही पाठ्य सामग्री कोर्स करिकुलम रखने की बात कही जाए, सामग्री जो आवश्यक है, ताकि हमें जगह मिले विद्यार्थियों की गहन सोच को बढ़ावा देने के लिए। क्रिटिकल सोच, गहन सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और अधिक समग्र, पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक विषय को उसी मुख्य अनिवार्यता में पाठ्यक्रम सामग्री में कम कर दिया जाएगा। सोशल साइंस की जो भी सामग्री है उसको इस तरह से रखा जाएगा कि उसमें बच्चों को अधिक स्पेस मिले कि वह अपनी क्रिटिकल सोच और समग्र विकास कर सके। अनिवार्य सामग्री मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। अनुभवात्मक अधिगम, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग अंग्रेजी में के नाम से जानते हैं, सभी चरणों में, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे प्रिपरेटरी है, चाहे मिडिल है, चाहे वो सेकेंडरी है, को अपनाया जाएगा। किसको? एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जिसमें हाथों से सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाएगा। कला एकीकृत, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कहानी आधारित पेडागोगी, दूसरों के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रत्येक विषय के भीतर मानक शिक्षण के रूप में और विभिन्न विषयों के बीच संबंध की खोज शामिल है। कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हम कर चुके हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें बल इस चीज पर भी देखना है कि जो लर्निंग आउटकम का जो अचीवमेंट है, सीखने के परिणामों की उपलब्धि के अंतर्गत जो गैप है उसको भी हमें पाटना है, उसको कम करना है। जैसा आपको ज्ञात है 2017 में
जब नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था तो उस समय ये पाया गया था कि विद्यार्थियों का जो लर्निंग लेवल है, लर्निंग आउटकम के टर्म्स में उस लेवल का नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होना चाहिए। अतः हमें इस बात पर बल देना है कि लर्निंग आउटकम लर्निंग लेवल के रूप में इम्प्रूवमेंट हो। मूल्यांकन एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग की जो बात कही गई है प्रत्येक विषय के लिए सीखने के परिणामों के रूप में विद्यार्थियों की क्षमताओं और उनको बढ़ाया जाए। कला एकीकृत एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और रूपों का उपयोग करता है, जो विषयों में अवधारणाओं को सीखने पर आधारित है। साथियों, इसी प्रकार से खेल एकीकरण एक अन्य क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम स्वदेशी खेल सहित शारीरिक गतिविधियों को उपयोग करते हैं। जैसा कि इसके द्वारा हम सहयोग, आत्म पहल, आत्मदिशा, स्व अनुशासन, टीम वर्क, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की भावना को भी हम इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। और चाहे वो सोशल साइंस की पेडागोजी है या किसी अन्य विषय, विज्ञान की, मैथमेटिक्स की, लैंग्वेज की, सभी में हमें आर्ट इंटीग्रेटेड, खेल इंटीग्रेटेड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल देना है। शिक्षा में खेल को एकीकृत करने की आवश्यकता अच्छी तरह से पहचानी जाती है क्योंकि यह संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हुए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देकर समग्र विकास को बढ़ावा देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। For being good, innovative, adaptable, and productive humans, students need to develop scientific temper, evidence-based thinking, logical reasoning, vocational exposure, digital literacy, coding and computation, creativity and critical thinking, innovativeness, aesthetic and art, language, oral and verbal communication, health and nutrition, physical education and well-being। साथियों, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि हमें विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको विकसित करना है। अगर हम मूल्यांकन के उद्देश्य को रटने की बात से हटाकर अब हमें कहाँ ले जाना है? रूपात्मक, योग्यता आधारित सीखने को बढ़ावा देने पर, उच्च क्रम सोच विकसित करने पर, क्रिटिकल सोच पर, वैचारिक स्पष्टता लाने पर। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य सीखने को बढ़ावा देने के लिए, सीखने और विकास को अनुकूलन करने के लिए, कोचिंग की जो आवश्यकता है उसको समाप्त करने के लिए हमें इस तरह से मूल्यांकन को विकसित करना है कि देखभाल के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इस प्रकार के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट के लिए उनको विशेष जोन घोषित करके कार्य करने की बात कही गई है। जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके डेवलपमेंट पर भी बल दिया गया है। जो आरपीडब्ल्यूडी के लिए जिम्मेदारी है वो राज्य की जिम्मेदारी है। सेज जोन में जो आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की बात की गई है, उनको अन्य अवसर उपलब्ध कराने हैं ताकि वो टोटल इंक्लूजन की जो बात की है, विद्यार्थी के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है उसको हम प्राप्त। एसएमसीज द्वारा स्कूल विकास योजनाएं
SDP स्कूल परिसर विकास योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। BEO के माध्यम से DSE SDP को समर्थन और पुष्टि करेगा और माने उसका समर्थन करेगा, समर्थन इंटर्न प्रदान करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर। साथियों, इस शिक्षा नीति में वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सामग्री और क्षमता के निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई तैयार करने की बात कही गई है। रिकमेंडेशन यह भी है कि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की जो ई शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण करने के लिए एक समर्पित यूनिट की बात कही गई है।